चॉइस से एक ऐसी जगह चुनी, एक ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहां आम तौर पर जो अधिकारी हैं वो जाने से कतराते हैं। मैंने नॉर्थ इंडिया टॉप किया था CBSE में और मतलब मेरा ऑल इंडिया रैंक 4th भी रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिपब्लिक डे परेड में हम लोगों को सम्मानित किया था 2015 में। कई लोग हैं काफ़ी साल मेहनत करते हैं, अपना बहुत सारा समय इसके लिए दे देते हैं। क्या लगता है आपको, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? कुछ प्लान भी अपनी ज़िंदगी में बना के रखें। सो इट वाज क्वाइट गुड बिकॉज ऑलरेडी फैमिली में थोड़ा नेचुरली थोड़ा सैड माहौल था बिकॉज ऑलरेडी ट्रीटमेंट पापा का चल रहा था। वी वर ऑल इन दी हॉस्पिटल, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 months ऑलरेडी हो गए थे। कट ऑफ क्या था मैम जब जिस साल आपने एडमिशन ली? क्योंकि वहाँ के DU के तो स्पेशली जिस कॉलेज की बात आप कर रही हैं उसका तो 95 96 से नीचे मैंने कभी सुना ही नहीं। तो उस समय कट ऑफ 97 था, मेरे मार्क्स 98.6 आए थे परसेंटेज। इतने में मैम हम 3 पास होते लेकिन IAS का क्या रहता है? आपको भी वैसा बड़ा डिसिप्लिन में वहाँ रहना पड़ता है कि, और आपकी ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है वहाँ पे? फर्स्ट 3 months फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर आपका एक भारत दर्शन भी होता है जिसमें आप इंडिया टूर लेते हैं 45 डेज का। उसमें पूरा इंडिया घूमते हैं। ऐसा कहते हैं कि नेता जो होते हैं, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि नहीं, एक्चुअल में देश को चलाने वाली IAS लॉबी ही। और एक्चुअल में देश को कौन चला रहा है, IAS की नेता? एक्चुअल में देश को देश के लोग चला रहे हैं, सो दैट्स द पॉइंट। मंडी बहुत ही एक अच्छा टेन्योर रहा मेरा, फर्स्ट टेन्योर था और मंडी ने बहुत ही प्यार से खुली बाहों से अपनाया मुझे भी, उसी तरह जैसे मैंने यहाँ के लोगों को अपनाया। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ रितिका जिंदल मैम हैं, IAS हैं 2019 बैच की, और अपने बैच की ये सबसे यंगेस्ट IAS हैं और 88 इनका रैंक था, ऑल इंडिया रैंक जो होता है UPSC के बाद। और मैम जो है अभी बीते दिन वायरल हो गई थी फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप पे। मेरे को खुद मेरी टाइमलाइन पे कम से कम मैंने 50 देख ली होंगी मैंने आपकी वो। रीज़न बीइंग ये अभी SDM सदर मंडी हैं, लेकिन इन्होंने कहते हैं अपनी चॉइस से एक ऐसी जगह चुनी, एक ऐसी जगह जाने का फ़ैसला किया जहां आम तौर पर जो अधिकारी हैं वो जाने से कतराते हैं। लेकिन इन्होंने अपने मन से ऑप्शन दिया ऊपर अधिकारियों को कि आप मुझे पांगी, है ना, मैं पांगी जा रहा हूँ। पांगी मैं आपको बता दूँ चंबा में है और काफ़ी रिमोट एरिया है। तो वहाँ मैडम जो हैं वो जाएंगी, क्यों जा रही हैं, क्या इसके पीछे मोटिव था, वो सब पूछेंगे आज मैम से। आप सब दर्शक भी जानना चाहते होंगे, और जो यंग बच्चे देख रहे हैं या ऐसे भी जो ज़िंदगी में इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पे इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो भी इस इंटरव्यू को देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई की, कैसे ये IAS बनी और अपने बैच की यंगेस्ट IAS रही हैं। और यहाँ भी मैं आपको बताऊँ, मंडी में इनका एक अलग ही पर्सनैलिटी के रूप में जानी जाती थी और बहुत ही जिसको कह सकते हैं जॉली पर्सनैलिटी। हमारी टीम के साथ भी इनका इंटरेक्शन जब भी होता था तो हम मतलब ऐसा लगता नहीं था कि हमको एक जर्नलिस्ट और एक ऑफिसर की तरह मिल रहे हैं, एकदम दोस्तों की तरह मिलना और वैसे ही गप्पे मारनी। तो इस प्रकार का इनका नेचर था। जो भी इनसे मिलने आता था यहाँ पे अपने फॉर्म लेके या कुछ भी, तो मैम हमेशा बहुत अच्छे तरीके से उन्हें ट्रीट भी करती थी। तो चलिए अब आगे कहानी अब मैम से ही पूछेंगे, है ना। इंट्रो हो गया काफ़ी लंबा मैम। तो पहले तो ये बताएं मैम, कैसा लगा आपको कल एकदम से वो पोस्ट मेरे ख्याल से भाटिया सर ने डाली थी, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं CM साहब के। वो भी मैंने कहा सीनियर IAS हैं भाटिया जी, विवेक भाटिया। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ डिस्क्लोज़ की थी अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, और उसके बाद वो शेयर होती गई, आगे आगे कॉपी पेस्ट होती रही, और मैडम कल वायरल सेंसेशन बन गई थी, और अभी भी आज भी ये चली हुई हैं पूरे सोशल मीडिया पे। तो कल का वो एक्सपीरियंस बताइए मैम, क्या आपको किस टाइम पता चला कि ऐसा कुछ धमाका हो गया? कल जो ऑर्डर्स हैं प्रमोशन के, सो बेसिकली एज एन IAS ऑफिसर वी लार्जली स्टे एज SDM फॉर 2 साल के आसपास। उसके बाद हमारी प्रमोशन होती है ADC रैंक पे। तो RC पांगी जो रेजिडेंट कमिश्नर है, दैट्स अ प्रमोशन फ्रॉम SDM। तो ये जो प्रमोशन के ऑर्डर्स थे ये लगभग शाम को मेरे ख्याल से आए थे। तो शाम को ऑर्डर्स आए थे, बट मुझसे पहले सीनियर्स ने, पर्सनल डिपार्टमेंट ने पूछा था कि मैम आपको पांगी भेज रहे हैं, तो वुड यू लाइक टू गो? तो मैंने कहा डेफिनेटली सर, सीनियर्स का आदेश है, सरकार यदि चाहती है, उनको लगता है कि मैं पांगी में अच्छी सेवाएं दे सकती हूँ तो वहाँ लोगों की सेवा कर सकती हूँ, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, मैं उनके आदेशों की पालना करूँगी एंड आई वुड लव टू गो एंड सर्व इन पांगी। बिकॉज उनका एक्चुअली पूछने का मुझे लगता है ये था पीछे लॉजिक, बिकॉज लोग जो हैं वो डरते हैं जनरली
जो हमारे हार्श एरियाज़ समझा जाता है इनको कि क्लाइमेट वाइज प्लस एक्सेसिबिलिटी वाइज जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है, इसलिए लोगों को लगता है, लोग कतराते हैं ऐसी पोस्टिंग्स में जाने को, एंड जनरली पीपल लुक फॉर एक्सक्यूजेस कि वो ना जाएं. सो दे वर क्वाइट अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैंने बोला सर कि सिंस आई एम क्वाइट यंग इन दैट सेंस दैट आई एम रेडी टू टेक चैलेंजेस, और एक नया चीज़ होगा मेरे लिए सीखने को, कंसिडरिंग दैट मैं बाहर से, आई एम फ्रॉम पंजाब बेसिकली. तो एक जो रियल टच है जो हिमाचल का मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र का, उसकी इश्यूज़ को मैं समझ पाऊँगी. तो मुझे लगता है पांगी एक अच्छा अवसर होगा मेरे लिए एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि मैं उन चीज़ों को समझ पाऊँगी कि एक्चुअल में क्या दिक्कतें आती हैं ट्राइबल रीजन में. तो मैंने वैसे भी लोगों से बात करी थी कि एज एन IAS ऑफिसर वी आर ऑल इंडिया सर्वेंट्स, यू नो. तो उसमें हमारी किसी भी कार्डम में पोस्टिंग हो सकती है. फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दोज हु आर सर्विंग इन अंडमान, किसी की लक्षद्वीप में पोस्टिंग है, कोई लद्दाख में है, कोई नागालैंड में, कोई मणिपुर में है. तो इसी तरह मुझे हिमाचल कार्डर मिला. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें हिमाचल एलोकेट किया, बोला कि हिमाचल की सेवा करो जाके. तो हिमाचल अगर चाहता है, अगर सरकार और सीनियर्स चाहते हैं कि हम ट्राइबल एरिया में जाके सर्व करें, विच इज़ कंपल्सरी जनरली, जिसको हम हार्ड पोस्टिंग बोलते हैं अपने टेन्योर में एक होना, तो डेफिनेटली वो तो सारे ही हिमाचली हैं. मैं तो सबको ये बोल रही हूँ कि सोलन में हों लोग, चाहे कांगड़ा के हों, चाहे मंडी के हों, चाहे पांगी लाहौल स्पीति के हों, लोग तो अपने ही हैं, लोग तो हिमाचली हैं. तो फिर क्यों कतराना कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे. वो लोग भी तो रह रहे हैं वहाँ पे नेचुरली. अगर वो लोग रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं वहाँ रह के जाके सेवा कर सकते. सो इस थॉट से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें जाके ज़रूर वहाँ पे देखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लोगों से भी वहाँ कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए. जी. और इससे पहले आप गए हैं कभी चंबा या उस इलाके में? नहीं, आज तक मुझे कभी चंबा, पांगी या फिर किन्नौर या स्पीति जाने का मौका नहीं मिला था, बट इसी बहाने मुझे जाने का मौका मिलेगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो आपको एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि गद्दी समुदाय का भी एक अलग वहाँ पे प्रभाव है, और उनकी एक अपनी एक कल्चर और एक उनका सिस्टम है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर है. और अगर प्राकृतिक खूबसूरती की बात करें तो वो तो अपने में चंबा, वो गाना भी बड़ा फेमस है, चंबे जाना ज़रूर. आप खुद सुनती हैं, मैडम नाटी बहुत अच्छा करती हैं, जहाँ भी इनको मौका मिलता है ना नाटी डालना शुरू कर देती हैं. मैम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आप अपनी एजुकेशन स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताएं, और किस स्ट्रीम में आपने 11वीं 12वीं की थी? बिल्कुल. मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, पटियाला से. माय पेरेंट्स बिलोंग टू पटियाला. मेरी स्कूलिंग जो है वो मोगा में हुई थी, बिकॉज मेरे फादर की जॉब मोगा में थी. तो उसके बाद मैंने नॉर्थ इंडिया. फादर साहब क्या करते थे? माय फादर ही वाज प्रोडक्शन मैनेजर, नेस्ले मोगा फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर थे. तो उसके बाद जो है मैंने नॉर्थ इंडिया टॉप किया था CBSE में, और मतलब मेरा ऑल इंडिया रैंक 4th भी रहा था. प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिपब्लिक डे परेड में हम लोगों को सम्मानित किया था 2015 में. और फिर मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी. वो इंडिया का टॉप मोस्ट कॉमर्स कॉलेज है. वहाँ से मैंने BCom ऑनर्स किया था. तो BCom ऑनर्स करते करते मैं कट ऑफ क्या था मैम जब जिस साल आपने एडमिशन ली? क्योंकि वहाँ के DU के तो स्पेशली जिस कॉलेज की बात आप कर रही हैं उसका तो 95 96 के नीचे मैंने कभी सुना ही नहीं. तो उस समय कट ऑफ 97 था. मेरे मार्क्स 98.6 आए थे परसेंटेज. इतने में मैम हम 3 पास होते थे. सो वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ एक्सपोजर था मेरे लिए श्री राम कॉलेज में जाना. उसके बाद फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा IAS का एग्ज़ाम क्लियर हुआ. 88th रैंक था मेरा, 2019 बैच है. तो उसमें आई वाज. यू वर इन कॉलेज दैट टाइम? कॉलेज के एग्जैक्टली बात आप देते हो. तो कॉलेज मेरा 2017 में ख़त्म हुआ. तो 2018 अटेम्प्ट में मेरा जो है वो 88th रैंक आया. उसके बाद आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट IAS ऑफिसर्स. कोई आपने कोचिंग वगैरह ली थी? हाँ, मैंने अपने बड़े भैया हैं मेरे, MK यादव. हाँ, उनका जिनका इंटरव्यू हमने किया था कुछ स्टेम लैब. बिल्कुल. तो उनके पास मैंने पढ़ाई की थी. फिर उसके बाद मसूरी एकेडमी में हमारी 1 साल ट्रेनिंग होती है. उसके बाद मेरा सोलन में जो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुई थी. 1 साल हम ज़िलों में भेजे जाते हैं. तो मेरी सोलन ज़िले में ट्रेनिंग हुई, और एज मंडी SDM मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी, जो लगभग ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं मुझे यहाँ मंडी में. तो इसके बाद एज अ प्रमोशन आई एम गोइंग टू पांगी. सीधा मैम की दूसरी पोस्टिंग में कमिश्नर लग गया. देखिए पोजीशन के साथ ये रेजिडेंट कमिश्नर बन के जा रही हैं. और उसका अगर मैं आपको पोजीशन के बारे में बता दूं तो इट्स इक्वलेंट टू ADC. और ये क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है तो वो मंत्रालय के अंडर रहता है, ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर.
तो इन्हें किसी और अधिकारी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सीधा जो इनके सबसे टॉप अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर हैं वो, या जो मंत्री होंगे उस डिपार्टमेंट के, उनके साथ ये सीधा संवाद कर सकते हैं जो भी वहाँ की समस्या होंगी उनके त्वरित निपटारे के लिए। मैम, थोड़ा सा बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं आज की डेट में जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और यूपीएससी तो सबका ड्रीम होता है, इंडिया की टॉप जॉब, सरकारी जॉब में इसको सब लोग कंसीडर करते हैं। कई लोग हैं काफ़ी साल मेहनत करते हैं, अपना बहुत सारा समय इसके लिए दे देते हैं। क्या लगता है आपको, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? कुछ प्लान भी अपनी ज़िंदगी में बना के रखें? डेफिनेटली मैं तो ये कहना चाहूँगी, स्टार्टिंग में आप ज़रूर फर्स्ट अटैम्प्ट दीजिए विद फुल फोकस। यदि आपको लगता है प्लान बी, एक कोशिश करनी चाहिए, होना चाहिए। मेरा भी था, मैंने पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा जैसे आपका एचएस एग्ज़ाम है उसी तरह पीसीएस एग्ज़ाम था। तो पंजाब सिविल सर्विसेज भी मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस क्लियर हो गया था, बट इंटरव्यू से पहले ही आईएएस का रिजल्ट आ गया था। अदरवाइज आई वुड हैव गिवन द इंटरव्यू फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज। तो इसी तरह कोई ना कोई प्लान भी ज़रूर रखें लाइफ में, बिकॉज आप मेहनत भी करते हैं, दैट इज़ फाइन, बट देयर इज़ सम पार्ट ऑफ लक ऑल्सो विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस एग्ज़ाम्स, बिकॉज हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत रैंडम जो हैं इसमें सवाल भी आते हैं, बिकॉज सिलेबस भी एज सच डिफाइंड नहीं होता, बुक्स डिफाइंड नहीं है, आपका पास्ट ईयर पेपर से ट्रेंड डिफाइंड नहीं है, इट्स कम्प्लीटली अ रिस्की सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस। तो उस वे में आप कभी भी 100% कोई भी आदमी श्योर नहीं होता कि उसका निकल जाएगा, बिकॉज नॉलेज तो अथाह है, आप अथाह समुद्र को, आप ज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन माइंड। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्लान बी, बट प्लान बी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके मेन एम को खा जाए, राइट। सो द पॉइंट इज़ कि आप 2-3 घंटे जिसको डिवोट कर पाओ, आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हो, आप टीचिंग जॉब में, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आप ऑनलाइन कोई भी फ्रीलांसिंग का काम करो, दैट इज़ फाइन। बट अगर आपको लगता है कि जी आप कॉर्पोरेट जॉब करोगे, सुबह 8-9 बजे जाओगे, रात के 7-8 बजे आओगे, देन फिर आपके पास पढ़ाई का समय नहीं बचेगा। सो प्लान बी ऐसा हो जो कि आपके मेन एम के साथ मतलब इन टैंडम चले, नॉट दैट कि वो आपके मेन प्लान को खा जाए। सो दैट शुड नॉट बी दैट। आपके, अगर मैं परिवार वालों की बात पूछूं, मम्मा पापा आपके, तो उन्हें उम्मीद थी आपसे कि आप ये इस चीज़ को क्रैक करेंगे भी लाइफ में, या वो बचपन से क्या बोलते थे रिश्तेदारों को कि ये क्या बनेगी बड़े होके? आईएएस का एग्ज़ाम, या एज अ बचपन से मेरा ड्रीम था कि मुझे डीसी बनना है। तब ये नहीं पता था कि आईएएस बनना होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। तब बचपन में मतलब 6-7 से मेरा मन था, बिकॉज पंजाब में यही कहावत है, कोई भी कुछ भी काम करो मतलब तो वड्डा डीसी लग गया। सो द पॉइंट इज़, हमें लगा यार बच डीसी कुछ होता होगा, मतलब वही बनना है लाइफ में। तो सो यहाँ भी बोलते हैं कि तू बड़ा एसडीएम लगा हुआ है। भाई सो थॉट कि यार ठीक है, शायद उनके पास कुछ ऐसी अथॉरिटी होती होगी, शायद उनके पास ऐसे या कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते होंगे ताकि वो समाज में कुछ अच्छा कार्य कर सकें। तो वाई नॉट लेट्स गो फॉर दैट। मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, जनरली पंजाब में बाहर जाने का ट्रेंड है कि आप यूएस चले जाएं, कनाडा चले जाएं। आई वांटेड टू स्टे इन द कंट्री एंड सर्व। जनरली लोगों को होता है कि हम बाहर जाएं फॉर ग्रीनर पैशेज, नेचुरली हर किसी को लगता है कि हमें कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए लाइफ में, बट आई वांटेड टू क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन अराउंड मी, कि मैं यहीं रहूं, यहीं अच्छा काम करूं और सभी के लिए कुछ अच्छा करें। जब वो आप सिलेक्शन हुआ था, आपने घर में कॉल करके बताया होगा, या वो आपके साथ ही थे? क्या सिनेरियो था, कहाँ रिजल्ट चेक कैसे किया था? सो जब रिजल्ट आया था, अनफॉर्चुनेटली माई फादर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एट दैट टाइम, सो वी वर ऑल इन द हॉस्पिटल एट दैट टाइम, द ट्रीटमेंट वॉज गोइंग ऑन। तब रिजल्ट आया था, मेरे गुरुजी जो एम के यादव भैया हैं, उन्होंने ही कॉल किया था कि आपका सिलेक्शन हो गया। आई डिडंट नो, ही जस्ट कॉल्ड मी। सो इट वॉज क्वाइट गुड, बिकॉज ऑलरेडी फैमिली में थोड़ा नेचुरली थोड़ा सैड माहौल था, बिकॉज ऑलरेडी ट्रीटमेंट पापा का चल रहा था। वी वर ऑल इन दी हॉस्पिटल, ही वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 2 months ऑलरेडी हो गए थे उनको, वो 1 साल हॉस्पिटल में थे। तो नेचुरली वो काफ़ी बड़ा मॉरल बूस्टअप था फैमिली के लिए, छोटे भाई के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो काफ़ी एक फैमिली का ड्रीम था जो पूरा हुआ था। बहुत अच्छी बात है, किसी भी फैमिली से आप सोचिए इस प्रकार से, वो भी अपने बैच की यंगेस्ट, मतलब हर जगह तीर ही मार रही हैं। और सीबीएसई में टॉपर रही हैं, 2 ये जो एग्ज़ाम्स हैं, एक स्टेट लेवल का जो था पंजाब पब्लिक सर्विस का, वो भी निकाल दिया था, और यूपीएससी तो उन्होंने क्रैक कर ही लिया। और जो जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के बाद, वो क्या वो रहता है? मैम, मेरे को अब खुद बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आर्मी का तो मुझे बहुत पता है क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ कि ट्रेनिंग उनके आईएमए में कैसे होती है, एनडीए में कैसे होती है, बट एक आईएएस का क्या रहता है? आपको भी वैसा बड़ा डिसिप्लिन में वहाँ रहना पड़ता है कि, और आपकी ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है वहाँ पे? जनरली लबासना मसूरी जो हमारी एकेडमी है,
उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहता है। 3 मंथ्स का हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें सारी सर्विसेज आती हैं, पुलिस सर्विसेज, इनकम टैक्स, एक्साइज, ऑल द कस्टम सर्विसेज आती हैं, रेलवे सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, डिफेंस, एवरीबडी दे कम देयर। तो हमारी इकट्ठी ट्रेनिंग होती है, उसमें ट्रैक होता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स होती हैं, राइफल शूटिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, अनआर्म्ड कॉम्बैट होता है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर होता है। फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट स्टेट्स के डांस फॉर्म्स होते हैं, सिंगिंग होता है, मॉर्निंग में ग्राउंड में जाके रनिंग होती है, मतलब प्रॉपर पीटी होता है। एंड देन फौजी टाइप की ट्रेनिंग होती है शुरू के दिन। बिल्कुल। एंड आफ्टरनून इन द मॉर्निंग यू हैव क्लासेस होती हैं, लॉ पे, इकोनॉमिक्स पे, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप की क्लासेस होती हैं। फिर रेगुलर एग्जाम्स भी होते हैं जनरली। मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना मैम, मतलब जैसे क्लासेस की आपने बात की कि लॉ के ऊपर क्लासेस होंगी, इकोनॉमिक्स पे या और भी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे, कल्चर पे भी होगी, ऑब्वियस सी बात, आपने समाज को संभालना है। तो ऑलरेडी आप इतना पढ़ के गए होते हैं, आप तो मतलब पूरे विद्वान बन चुके होते हैं उस सब्जेक्ट के, जो मेंस के आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होते हैं। तो वहाँ पे वैसे क्या अलग चीज़ पढ़ाई जाती है? और मेरे को तो लगता है कि सीधा भेज देना चाहिए ग्राउंड में। जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब हमें एकेडमिक नॉलेज होती है, वहाँ वो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं कि आपको इन चीज़ों को लिंक कैसे करना है अपनी सर्विस के साथ। तो और वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स आते हैं एंड प्लस यंग इन द सर्विस ऑफिसर्स भी आते हैं, वो अपनी केस स्टडीज़, अपने इनिशिएटिव्स शेयर करते हैं। बिकॉज एक तो चीज़ हो गई, मैं बोल दूँ कि ठीक है जी, आप पढ़ाई में लिखते हुए आप बोल दो कि हाँ जी पॉवर्टी हटा देंगे, आप आराम से 10 लाइनों में ऐसे लिख दोगे और कागज़ पे आपकी पॉवर्टी हट जाएगी, ठीक है। बट देन उसको रियल लाइफ में कैसे आपने चेंज करना है, रियल लाइफ में कैसे हटाना है, व्हाट आर द चैलेंजेस, उसके लिए आपने अपने स्टाफ को कैसे मोटिवेटेड रखना है, आपको रिसोर्सेज कैसे अरेंज करने हैं, आपको पब्लिक को कैसे मोटिवेट करना है, आपको क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए। बिकॉज जैसे कहते हैं कि पढ़ाई तो अलग चीज़ है, बट उसको रियल लाइफ में उतारना कैसे है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब समाज को बैलेंस करना अपने में एक आर्ट है, और वो वही चीज़ आप सीखते हैं वहाँ एकेडमी में। तो वो ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है टोटल? फर्स्ट 3 मंथ्स फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर आपका एक भारत दर्शन भी होता है जिसमें आप इंडिया टूर लेते हैं 45 डेज़ का। उसमें पूरा इंडिया घूमते हैं? यस, उसमें मेजर स्टेट्स जैसे 7-8 स्टेट्स घुमा देते हैं। आर्मी के साथ अटैचमेंट होती है आपकी, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ, आप डिफरेंट नेशनल पार्क्स देखते हो, अलग अलग PSUs देखते हो। जैसे मेरी भेल में हुई थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मेरी एयरफोर्स ट्रेनिंग ग्वालियर में हुई थी, आर्मी ट्रेनिंग उरी में हुई थी मेरी, जहाँ उरी थी, नेवल ट्रेनिंग अंडमान में हुई थी। सो वहाँ आपको डिफरेंट एक्सपोजर देते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी भी फील्ड में उतरने से पहले उन्होंने भारत का टूर लिया था, तो अकेडमी का यही व्यू है कि इससे पहले कि हमारे जो योद्धा हैं एकदम उतरे मैदान में, तो उनको भारत दर्शन का एक टूर दिया जाए। सो दैट इज़ भारत दर्शन। उसके बाद हमारे फिर 3-4 मंथ्स अगेन क्लासेस और ट्रेनिंग जो सेम शेड्यूल होता है अकेडमी वाला वो होता है। देन वी कम टू द डिस्ट्रिक्ट। 1 साल, मतलब टोटल 1 साल आपका पूरा अकेडमी मोटा मोटी, और 1 साल जो है एज अ प्रोबेशन पे आते हैं फिर आप? 2 साल टोटल प्रोबेशन पीरियड हमारा चलता है, ट्रेनिंग पीरियड। उसके बाद बनता भैया कोई IAS है, IPS। और उसमें चॉइस भी रहती है ना मैम कि जैसे जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मैंने IPS कैडर लेना है या मैंने टैक्स में जाना है। उसमें हमें हर कोई बंदा जो एग्ज़ाम दे रहा होता है वो चॉइस देता है। 24 सर्विसेज हैं कि IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, आप रेवेन्यू सर्विसेज में, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं आप अपनी रैंकिंग देते हो। आपकी रैंकिंग के हिसाब से, मतलब जो मेरी चॉइस होगी, मेरी चॉइस जो खुद का मेरा रैंक आया होगा उसके हिसाब से, और प्लस कितनी वैकेंसीज सरकार ने उस साल निकाली होती हैं, प्लस इन डिफरेंट कैटेगरीज, तो इन तीनों के मिश्रण से आपको जो है वो सर्विस एलोकेट होती है। अब एक ना मैं बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं, ऐसा आपको फील होगा जैसे आप IAS की इंटरव्यू में बैठे हैं आज। अब मेरे खुद, क्योंकि पर्सनली मैं सोचता हूँ इन चीज़ों को, और आप क्योंकि बीइंग अ यंग IAS, आप क्या इसका रिप्लाई करती है मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा कहते हैं कि नेता जो होते हैं हमारे, जो लॉ मेकर्स हैं, इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ऊपर। और ऑब्वियसली बात है, ये ऑर्डर देंगे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई मंत्री साहब हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है कि यू हैव टू फॉलो दैट थिंग। वहीं दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि नहीं, एक्चुअल में देश को चलाने वाली IAS लॉबी ही है, नेता लोग नहीं चलाते, असल में चलाते यही हैं, बट ये खुद को आगे दिखाते नहीं है। तो ये एक्चुअल क्या रहस्य है कि आप लोग एक्चुअल में, मतलब एक जिसको कहते हैं कि पीछे से चला रहे हैं देश को, और नेताओं का क्या, वो आज हैं 5 साल बाद सरकार बदल गई, अपनी पार्टी में कुछ हो गया तो उनको हटा देते हैं ना। तो वो क्या बैलेंस, वो कैसे रहता है? और उस चीज़ को कई बार आपको प्रेशर भी आते हो, कैसे आप लोग उनको मेंटेन करते हैं? और एक्चुअल में देश को कौन चला रहा है, IAS की नेता?
एक्चुअल में देश को देश के लोग चला रहे हैं, सो दैट्स द पॉइंट। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। सो लोग देखिए, नेता जो हैं वो आफ्टर गेटिंग वोट्स दे आर इलेक्टेड। नेचुरली वो लोगों की एक विल पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोगों की एक मत है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज ऑफिसर्स हम एक नई जगह जाते हैं, हमें उस जगह का बारे में मालूम नहीं होता है, राइट। सो हम एक तरह आउटसाइडर व्यू है हमारा, बट उस जगह के इश्यूज़ के बारे में तो उसी आदमी को पता होगा जो वहाँ रहता है और जो वहाँ के लोगों से डेली इंटरेक्ट करता है, राइट। सो जो पॉलिटिकल क्लास होती है, दे एक्चुअल आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके इश्यूज़ को जानते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। लोगों को मेरे साथ बात करने में तो हेजिटेशन होगी, उनको लगेगा यार अफसर से बात करनी है, बट वो नेता के पास तो सुबह शाम कभी भी चले जाते हैं उनके घर पे कि भैया मैंने तुम्हें वोट दिया है, चाहे दिया नहीं दिया वो अलग, उनको खुद को पता होता है, बिकॉज देयर इज सीक्रेट वोटिंग। बट वो कहेंगे यही कि मैंने आपको वोट दिया है, आप मेरी बात सुनने के लिए बाध्य हैं, राइट। सो वो बहुत पुल्स एंड प्रेशर से एक पॉलिटिकल जो नेता होते हैं उनको डील करना पड़ता है ना। तो वो एक पब्लिक का मत रखते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि लोग अपनी जो मत है वो डायरेक्टली नहीं रखते हैं थ्रू सभा असेंबली, थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो रखते हैं। अब नाउ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो हैं, बट उनको टेक्निकल एडवाइस कौन देगा? अब लोग तो कल बोलें जी कल ये पूरा चौहट्टा इंदिरा मार्केट साफ़ कर दो, हमें तो प्लेग्राउंड चाहिए यहाँ पे, गेटिंग इट। बट वहाँ पे तो दुकानें भी हैं, उन लोगों का प्राइवेट इंटरेस्ट भी है ना। तो मेजॉरिटेरियन रूल को टेक्निकल जो है या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू या मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू जो ये सारे एडवाइस देने के लिए देयर इज़ सिविल सर्विसेज, कि जो आईएएस हैं या आईपीएस है, ये लॉ को जो है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए कि भैया सभी बराबर हैं, राइट। कि हर एक किसी का अपना एक स्टेक है, माइनॉरिटीज़ का है, आउट नंबर जिसे हैं या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इट कुड बी एनी पर्सन, और जो भी पिछड़े वर्ग है, इट कुड बी वमेन और सीनियर सिटीजन और किड्स, हूसोएवर, है ना। अदरवाइज ज़्यादा जवान बंदे होंगे वो तो बोलेंगे ठीक है सारे ओल्ड एज बंदों को तो जी ओल्ड एज होम भेज दो। अब मेजॉरिटी बंदे ने वो बोल दिया, अब बेचारे नेताजी को तो वही सुनना पड़ेगा, राइट। सो बट देन देयर कम्स द लॉ कि लॉ को अपहोल्ड करना है, आपको टेक्निकल एडवाइस देना है। सो सिविल सर्विसेज इज़ एडवाइजरी टू द स्टेट। सो वो एडवाइस हम देते हैं, इम्प्लीमेंट वो करते हैं, रिप्रेजेंट वो करते हैं। सो वी ऑल वर्क इन टैंडम, इट्स नॉट कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, एक बैलेंस का गेम है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। कॉन्स्टिट्यूशन में सब चेक्स एंड बैलेंसेस का खेल है। फिर जुडिशरी आती है, राइट, बिकॉज नाउ सिविल सर्वेंट्स दे आर जस्ट एडवाइजर्स, वी आर नॉट। हम एडवाइस कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट ने या विधानसभा ने लेना होता है, बट क्या वो शायद सही है या गलत है, फिर वो एक्चुअल लॉ की चेकिंग जुडिशरी करता है। मतलब कहने का मतलब है अगर कोई ऑफिसर, कई ऐसे भी, मैं क्योंकि हमने कईयों की कहानियां भी सुनी है, वो इतने पावरफुल तो नहीं कहेंगे, बट इतने मतलब उनका इन्फ्लुएंस और इतना नॉलेज रहता है कि वो किसी सीएम को या प्राइम मिनिस्टर को भी वो बताते हैं कि भैया ये काम होना चाहिए, और उसके बाद उनका माइंडसेट, नेताओं का अपना भी एक विजन होता है, और उस तरीके से नेचुरली देखिए अगर आप लॉजिकल बात करोगे और वो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, तो नेचुरली वो सभी को अच्छी लगती है। एंड एज सिविल सर्वेंट्स, जैसे हमारे जो हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, विधानसभा इज लेजिस्लेटिव बॉडी, जुडिशरी, सो देयर आर 3 बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव में हमारे जो पॉलिटिकल हेड हैं वो सीएम होंगे या पीएम होंगे रिस्पेक्टिवली, राइट। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे जैसे वो चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, कहने का मतलब। सो वी हैव 2 heads as that, कि executive side and the political side. So naturally we are answerable because कंप्लीट पावर सिविल सर्वेंट्स को भी नहीं दी जा सकती ना, बिकॉज आप तो बाहर से आए, आपके कोई पूछने वाला नहीं है, राइट। पॉलिटिकल क्लास और पब्लिक आपको डायरेक्टली यू आर नॉट आंसरेबल टू देम, राइट। सो कंप्लीट पावर कैन नॉट बी गिवन टू एनी विंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसलिए शेयर्ड पावर है सबकी। मैम एक सवाल और है मेरा कि मंडी में आपने 2 साल बिताए और फर्स्ट आपकी पोस्टिंग ये थी, ये यहाँ मैंने देखा है आपको, हमने कई फंक्शन साथ में अटेंड किए हैं, बहुत लगाव आपका हुआ है कई लोगों के साथ, कई लोगों का आपके साथ लगाव हुआ है। और मैं बताऊँ आपको कि मैम है एक अंजू मैम जो कचौरियाँ और ये सब बनाती हैं, उन्होंने कहा था कि मैम का इंटरव्यू लेने जाएंगे तो मैं उनको भेलपूरी खिलाना चाहूँगी, कि आपको अच्छी लगती है उनकी भेलपूरी। तो मैंने कहा ओके आए, मैं आपको कॉल कर दूँगा, शायद आई भी होंगी मेरे ख्याल से। तो इन यादों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मंडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मंडी के लोगों के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 2 साल का? मंडी बहुत ही एक अच्छा टेन्योर रहा मेरा, फर्स्ट टेन्योर था।
और मंडी ने बहुत ही प्यार से खुली बाहों से अपनाया मुझे भी, उसी तरह जैसे मैंने यहाँ के लोगों को अपनाया। तो एक फैमिली टाइप माहौल जो मुझे लगा मंडी का, बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर है सिटी का, कल्चरली, रिलीजियस वे से, स्पिरिचुअली इट्स वेरी रिच कल्चर एंड पीपल आर वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। बहुत ही एक अच्छा जो सोच है यहाँ पे, क्लोज नेट सोसाइटी है, आपस में सभी लोग सभी को जानते हैं, और एक बहुत ही एक अच्छापन है, अपनापन है यहाँ लोगों में भी। और बहुत, जैसे छोटी काशी बोलते हैं, तो लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, हर फेस्टिवल को उतने ही फर्वर के साथ मनाते हैं। गणेश चतुर्थी मैंने देखा, गणेश विसर्जन मैंने पहली बार देखा कि हिमाचल में यहाँ भी होता है, राइट। रामनवमी भी है, और फिर राज माधव जी की जलेब निकलती है। दो शिवरात्रि कर देखने का मुझे, उसमें भाग लेने का मौका मिला, तो बहुत ही एक अच्छा मुझे वाइब्रेंट कल्चर मिला। फिर हमने छोटी काशी महोत्सव कराया, फिर हमने ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी कराया। तो लोग जो हैं वो इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहते हैं, अगर हम स्पीयर हेड कर सकें, हम उनको थोड़ा जोश दे सकें, तो लोग आते हैं, मिलते हैं, और वो नए नए इनिशिएटिव्स लेने के लिए हमेशा सज्ज रहते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक सोसाइटी की पहचान है कि वो कल्चरली, अगर सोसाइटी अगर रिच नहीं है, इट्स वेरी डल एंड बोरिंग, देन फिर तो आप पैसे की दौड़ में अंधाधुंध भाग रहे हैं, देन इट्स अ डेड सोसाइटी। So this society, Mandi, is very much a living society, and hats off to all the Mandi people, the way you are keeping up with the culture, contemporary चीज़ों के साथ साथ जिस प्रकार से मंडियाली धाम आप लोगों ने बनाई हुई है कल्चर, that's really amazing। और वही आपने कहा ना, वो लिविंग सोसाइटी और वो वाइब्रेंट चीज़, वही आप में दिखती भी, आप खुद भी इंजॉय करते हैं, जगह नाटी डालना शुरू कर देती हैं हमारे, कहीं भी इनको मौका मिलता है तो। और इस प्रकार के जो ऑफिसर्स है, जैसे इनकी बातें सुनी मैंने, और आप लोग भी सुन रहे होंगे, तो इन जैसे जो अधिकारी हैं, उनके लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, और इस प्रकार के सभी अधिकारियों की जो सोच है इसी प्रकार की होनी चाहिए, है भी, काफ़ी लोगों की है, मेजॉरिटी ऑफ देम ऐसी ही हैं, इसी सोच के, और विभिन्नता में एकता का संदेश इनको सिखाई दिया जाता है जब ये ट्रेनिंग करते हैं, जो भारत दर्शन होते हैं, तो वो चीज़ इनके अंदर एसेंस डालती है कि एक्चुअल में देश क्या है और कैसे इसको लेके, समाज को लेके आगे चलना है। और हम उम्मीद करते हैं कि मैम पांगी में जाके फिर से नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी, नई नई इनकी इसी प्रकार की पॉजिटिव खबरें आती रहेंगी, कुछ ना कुछ। और हम उम्मीद करते हैं मैम या वापस घूम फिर के यहाँ मंडी आएँ एज ए डीसी। मैं चाहूँगा आप कब वापस यहाँ पे आएँ, और या किसी अच्छी पोजीशन पे जब आप शिमला में होंगी और दिल्ली तक पहुँचेगी। मुझे पता है मैम जिस एज में हैं अभी, ये बहुत टॉप लेवल पे जाने वाली हैं, और जो इनकी सोच है, जो विजन है, अभी तक इतना समय दिया आपने हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।